हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम इस वीडियो के जरिए कक्षा छठी के पाठ 2 को कवर करने वाले हैं, पूरा पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। भोजन के घटक। जी हाँ बच्चों, पाठ का ये नाम है, ये टाइटल है, जिसके बारे में आज हम जानते हुए भोजन के विभिन्न घटकों के बारे में जानेंगे। क्या होगा अगर ये घटक हमारे शरीर के अंदर ना जाए तो क्या कमी आ जाएगी हमारे शरीर के अंदर अगर हम इन सब चीजों को शरीर के अंदर ना खा पाएं, ना डाल पाएं। तो चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं विभिन्न क्रियाकलापों को और पाठ को। जैसा कि आप जानते हैं कि पाठ 1 में हमने पढ़ा था भोजन यह कहां से आता है में कि भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। भोजन के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को अपने शरीर में ग्रहण करते हैं और उससे पोषक तत्वों को लेते हैं। उसके बाद हमने जाना था कि भोजन के करने के आधार पर और खाद्य पदार्थों के आधार पर हम भोजन के हिसाब से कई जीवों को अपने आसपास में देखते हैं जो वर्गीकृत किए गए थे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी में। शाकाहारी जीव वो थे जो सिर्फ और सिर्फ जो फल फूल इत्यादि खाते थे, यानी कि जो पेड़ पौधों से चीजें खाते थे। मांसाहारी वो जीव थे जो मांस इत्यादि खाते थे। और वहीं पर हमने वहां पर पढ़ा था कि सर्वाहारी हमारे तरीके के जीव जो सब कुछ खा लेते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमने ये जाना कि हमारे शरीर के लिए भोजन तो आवश्यक है और हम भोजन में बहुत सारी चीजें खाते हैं। हमने वहां पर यह भी जाना था कि हम पेड़ पौधों के विभिन्न भागों को खाते हैं। हम पेड़ के जड़ों को खा लेते हैं, हम उसके तने को खा लेते हैं, हम पौधों को जो है उसके पत्तों के आधार पर भी खा लेते हैं, यानी कि उसके पत्ते भी खा लेते हैं, फल भी खा लेते हैं, सब्जियां सब कुछ खा जाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि हर पेड़ पौधे की हर एक चीज हम नहीं खाते हैं, कुछ विशेष प्रकार की चीजें ही हम उनसे प्राप्त करते हैं। तो बहुत सारी इंट्रोडक्शन की बातें तो मैंने आपको बता दी। तो चलिए जानते हैं इस पाठ को कि आखिर ये पाठ हमें क्या सिखाने वाला है। तो पाठ का टाइटल है भोजन के घटक। चलिए एक एक लाइन को पढ़ते हैं और समझते हैं। जो बातें आपको समझ में नहीं आएगी बेटा, वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। आप फिर भी ना आए समझ में तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपको पूरा डिटेल में दोबारा वीडियो बनाकर बता दूंगा जो भी डाउट होंगे आपके। और हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई डाउट आपका छोटा सा है जो कि वीडियो के जरिए ना सही सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू समझ में आ सकता है या ओनली व्हाट्सएप के थ्रू आ सकता है, तो नीचे आपको जस्ट हाईलाइट हो रहा होगा मेरा नंबर, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 2 को। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं, यानी वो खाद्य पदार्थ बच्चों जिनको हम ग्रहण करते हैं, हम पचा सकते हैं और उससे पोषण प्राप्त करते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजकों या व्यंजनों के बारे में हमने बताया था और उन्हें हमने पढ़ा भी था। अब हमने वहां पर कहीं ना कहीं मानचित्र पे अंकित भी किया था। वो बात अलग है कि कई स्कूलों में इसे नहीं कराया जाता है, पर आपको करने के लिए दिया जाता है कि बताइए कि कहां पर जो है गन्ना ज्यादा होता है, कहां पर जो है आपके गेहूं ज्यादा होते हैं, कहां पर धान ज्यादा होता है, कहां पर मक्का ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से आपको मानचित्र पर दर्शाने के लिए भी आता है, वो आपने एसएस में पढ़ा होगा। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैंगन का भरता हो सकता है। दूसरे प्रकार के भोजन में चावल, सांबर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली और सब्जियां हो सकती हैं। यानी कि आपके भोजन में विभिन्न प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं और यह भी हो सकता है कि जो आपने कल खाया हो वो आपको अच्छा लगा हो और आज भी वो आप खाएं। पर आपने ये जाना था उस वीडियो में भी कि हम एक ही पदार्थ को लगातार नहीं खा सकते हैं। एक तो क्या होता है, हमारा मन उब जाता है, हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या कुछ जो है वो खाना है और क्या नहीं खाना है। तो उसके आधार पर हम एक ही पदार्थ जो है बार बार खाते हैं। जो मार्केट में सब्जियां आती है लगातार मम्मी वही बनाती है, हम थोड़े ऊब से भी जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक ही पदार्थ आप बार बार खाएंगे बच्चों, तो पोषक तत्व भी आपको एक ही प्रकार का मिलेगा। इसीलिए आप लोगों से बोला जाता है कि चाहे जो सब्जियां आपको पसंद आए या ना आए, आपको खानी जरूर चाहिए, थोड़ा या ज्यादा। चलिए बात करते हैं क्रियाकलाप 1 के बारे में। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन तो होता ही है, चाहे आप चावल खाते हो बेटा, चाहे आप रोटी खाते हो। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल, मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जियां भी हो सकती हैं, या
हम कह सकते हैं कि आप सब्जियां भी खा सकते हैं, मांस या फिर अंडे इत्यादि भी खा सकते हैं, और साथ ही बच्चों आप दूध दही का सामान भी खाते हैं। इनमें दही, मट्ठा, अचार भी शामिल होता है। बिल्कुल बात तो सही है, ये हो सकते हैं। इस तरह के आहार के उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। चलिए देखते हैं सारणी 2.1 में क्या कह रहा है। तो ये हमारे पास सारणी 2.1 विभिन्न क्षेत्रों या फिर राज्यों के कुछ सामान्य भोजन, जिसमें हमें बेटा पंजाब और आंध्र प्रदेश का दिया गया है। आप दिल्ली के बारे में जानना चाहते हैं या हरियाणा के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं बेटा। खुद से भी थोड़ा सा आप सर्च करेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इस तालिका के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाकर दे दूंगा। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजक छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजक जोड़िए और इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। ठीक है, यानी कि आप जो कुछ भी खाते हैं उसके आधार पर आप उसे वर्गीकृत करेंगे। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यानी होता है कि कभी आप दही ना खा पाते हो, कभी आप दाल ना खा पाते हो, कभी आप जो है वो रोटी ना खाकर चावल खाते हो। तो हो सकता है कि कभी कभी आपका व्यंजन ऐसा भी होता हो जिसमें ये सब भी ना होते हो, कुछ नया ही होता हो। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। जैसे कि कभी आप पकोड़े खा लेते हो, समोसे खा लेते हो, या फिर पूरी सब्जी। यानी कि जो घर में बना हुआ सामान होता है बेटा वो कुछ अलग ही होता है, यानी कि उसकी बात ही अलग होती है। लेकिन हमेशा ही आपको वो सभी चीजें मिल जाए वो तो जरूरी नहीं है ना। कि अगर मान लो आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, पिकनिक पर जा रहे हो, चलो पिकनिक पर हम कंसीडर कर सकते हैं कि भैया हम पिकनिक पर गए, हम घर से ही खाना लेकर गए। लेकिन मान लीजिए कि आपको 3-4 दिन के लिए कहीं पिकनिक पर या टूर पर ले गया कोई भी, और वहां पर आप, जरूरी तो नहीं है ना हर रोज आप घर का ही बना खाना खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे। तो इसीलिए हमेशा याद रखें कि खाना हमारे लिए जरूरी है। जब उपलब्धता की कमी हो तो आप किसी भी प्रकार का खाना खा लीजिए जो आपके शरीर में पोषण दे। हम में से कुछ लोग के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल सही बात है। अगर आप बेटा दौड़ना चाहते हो, अगर आप शारीरिक कार्य करना चाहते हो, अगर आप बौद्धिक कार्य करना चाहते हो, अगर आप बीमारियों से लड़ना चाहते हो, तो आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो चलिए जानते हैं विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों के बारे में। 2.1 विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? आखिर जो खाद्य पदार्थ आप, मैं या हमारे आसपास के जीव जंतु खाते हैं उनमें आखिर होता क्या है? भैया मुझे क्यों जरूरत पड़ी कि मैं रोटी खाऊं? ठीक है भैया, हमें भूख लगती है, और भूख लगती है तो पेट में दर्द होता है, ममोड़े मारते हैं और इसीलिए खाने की इच्छा जागती है, हम खाते हैं। पर सवाल उठता है ये कि हमारा शरीर ऐसा बना ही क्यों है कि हमें खाने की जरूरत हो? क्योंकि शरीर को चाहिए पोषक तत्व जिससे हम अपना कार्य कर सकें। अब मान लो मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूं, आपका सिर खाए जा रहा हूं। हो सकता है कि आपको ये चीजें जो आपको मैं समझा रहा हूं ये आपको पहले से पता हो, लेकिन जितनी भी चीजें मैंने बोली है बेटा उसको बोलने के लिए मुझे ताकत तो चाहिए ना। आपने जो बातें मेरी अब तक सुनी है उसको सुनने के लिए ताकत तो चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं हमें भोजन से प्राप्त होता है। अब यहां पर एक तालिका है, उसके बारे में मैं बता दूं आपको। ये क्षेत्र है हमारे पास, राज्य कह सकते हैं, पंजाब, आंध्र प्रदेश। अन्न का व्यंजन है मक्के की रोटी, और जो आंध्र प्रदेश है बच्चों उसमें चावल ज्यादा प्रचलित है। यानी वहां के लोग चावल ज्यादा खाते हैं क्योंकि चावल ज्यादा उगाया जाता है, उगता है वहां पर, उपज चावल की ज्यादा अच्छी है। वहीं पर अगर हम बात करें पंजाब में, तो पंजाब में मक्के की उपज ज्यादा है, इसलिए मक्के की रोटी खाते हैं। दाल मांस का व्यंजन, यानी कि आप दाल के तौर पर पंजाब में राजमा खाया जाता है, और दाल के तौर पर आंध्र प्रदेश में अरहर की दाल, या फिर आप कह सकते हो चारू, या फिर आप कह सकते हो रसम नाम की कोई दाल जो है वहां पर प्रचलित होगी, वो खाते हैं वहां पर। सब्जियों में सरसों का साग खाया जाता है, और आंध्र प्रदेश में कुंदरू होता है जो कि परवल की तरह होते हैं, आप लोग भी खाते होंगे बच्चों। अन्य व्यंजन में आप देख सकते हैं दही, घी, ये लोग ज्यादा खाते हैं पंजाब के लोग, और वहीं पर आंध्र प्रदेश के लोग मट्ठा, घी, अचार इत्यादि खाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि हम विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ तो खाते हैं। सवाल उठता है कि क्यों?
कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं जो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं बच्चों, जो हमने पाठ 1 में भी पढ़ा था। कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ हैं बच्चों जो हमें पेड़ पौधों से नहीं मिलते हैं, जो हमें कहां से मिलते हैं? जीव जंतुओं से। यानी अगर मुझे अंडा चाहिए तो किसी पेड़ पे अंडा थोड़ी उगता है ना। अगर मान लो मुझे अंडा चाहिए, मैं पेड़ पे तोड़ रहा है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। अंडा मुझे मुर्गियों से मिलेगा या फिर अंडा देने वाले जो दूसरे जीव जंतु है उनसे मिलने वाला है ना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमें अपने पोषक तत्वों के लिए पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों पर आश्रित होना पड़ता है। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है? यानी अगर मान लीजिए जो कुछ भी आप खाते हो उसमें आपको कौन कौन सी चीजें मिल रही है, आपके शरीर को कौन कौन से पोषक तत्व मिल पा रहे हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं बच्चों। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। अब कोई आपसे पूछ ले, अच्छा ये बताओ कि पोषक की क्या परिभाषा है, तो आप कहेंगे अरे भाई बहुत आसान है, पोषक हर एक उस तत्व को कहते हैं जो तत्व हमारे शरीर के अंदर जाता है और हमें ताकत देता है, हमारे शरीर के वृद्धि विकास में मदद करता है। तो वही कह रहा है कि जो कुछ भी हम खाना खाते हैं उन सभी से हमें क्या मिलता है? कुछ घटक मिलते हैं। उन सभी घटकों को हम पोषक तत्व कहते हैं। आ गया समझ में? क्या है वो घटक? अब वो घटक क्या है वो जानते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक या घटक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण तथा जल। हम भोजन के रूप में इन सभी चीजों को ग्रहण करते हैं। तो आपको ये सभी चीजें याद होनी चाहिए। हमें भोजन में क्या क्या मिलता है बच्चों? हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, हमें मिलता है क्या? प्रोटीन, हमें मिलता है वसा, हमें मिलता है विटामिन। ये सब कुछ हमें कहां से मिलता है? पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से, यानी भोजन के रूप में। अब कहते हैं क्या कि कुछ अतिरिक्त चीजें भी है जो हमारे शरीर को चाहिए होती हैं। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त हमें वृक्षांश तथा जल भी चाहिए होता है, यानी कि हमारे भोजन में ये भी शामिल होते हैं। जो वृक्षांश होते हैं बेटा, इन्हें हम इंग्लिश में फाइबर कहते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे शरीर के मल को बाहर निकालने में मदद करते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा जब ओल्ड एज में हो जाते तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है जब वो बाथरूम जाते तो उनको ना पोटी ढंग से नहीं आती, यानी बाथरूम सही से नहीं हो पाता है, पेट में गुड़गुड़ होती रहती है और स्टमक में एसिडिटी वगैरह होती रहती है। उसके पीछे कारण क्या है? हम आजकल ऐसा खाना खाते हैं जिसमें बेटा वृक्षांश की कमी है। तो वृक्षांश हमारे शरीर में जाना चाहिए जिससे कि हमारा पेट साफ हो सके। अब वृक्षांश हमारे शरीर में कैसे जाएगा भला? तो हमारे शरीर में वृक्षांश को पहुंचाने का तरीका होता है फल। फलों को खाना चाहिए बेटा, मक्के को खाना चाहिए, यानी जितने भी आपके फल होते हैं उनमें सभी में वृक्षांश होते हैं जो हमारे शरीर के पाचन को मजबूत बनाते हैं। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? अरे ना। हमें अगर सभी पोषक तत्व एक ही प्रकार के खाद्य से मिल जाए बच्चों, तो आपको क्या लगता है हमें किसी दूसरे प्रकार के खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होगी? हाँ, वो हम मानते हैं कि आजकल हम अपने मार्केट में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ देखते हैं जो एक ही चीज से बनती है लेकिन उनके अंदर स्वाद अलग आ जाता है। मानता हूं मैं, हम लेकिन खाना सिर्फ स्वाद के लिए तो नहीं खाते ना। खाना किस लिए खाते हैं? जिससे हमारे शरीर के अंदर पोषक आ सके, ताकत हो सके। समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर बात यह है कि सभी पोषक तत्व बेटा एक ही प्रकार के भोजन से तो प्राप्त नहीं होने वाले। तो हमें भोजन को बदल बदल कर करना चाहिए। आज कुछ और खाया, कल कुछ और खाया, मम्मी से बोलो परसों कुछ और बनाए। इससे फायदा क्या होगा आपको? आपके शरीर में बच्चों विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जाते रहेंगे और जिससे फायदा ये होगा आपके शरीर में किसी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी नहीं रहेगी। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक तत्व उपस्थित है। यानी अब हमारा लक्ष्य क्या है? हमने जाना कि भी पोषक तत्व हमारे आसपास में जो भोजन होते हैं उनमें बहुत सारे तरीके के पोषक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज लवण, वसा, वृक्षांश और जल, ये सभी है। पर सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता लगे कि किसके अंदर कौन सा पोषक तत्व है? तो आज हम बच्चों इस चैप्टर में टेस्ट के बारे में बात करेंगे। हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हम ये जांच सकते हैं कि हमारे भोजन में किस तरीके के पोषक तत्व हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आगे और समझते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है।
यानी आप आसानी से बता सकते हैं किसमें कार्बोहाइड्रेट है, आप आसानी से बता सकते हैं किसमें प्रोटीन है, आप बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं कि किसमें वसा है। आइए हम इन परीक्षणों को करके प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में लिखें। चलिए हम परीक्षण करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं और सारणी 2.2 को भरते हैं। इन परीक्षणों को करने के लिए हमें चाहिए क्या क्या, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ही जरूरी है। हमें चाहिए होगा आयोडीन परीक्षण करने के लिए, हमें चाहिए होगा कॉपर सल्फेट, हमें चाहिए होगा कास्टिक सोडा का विलयन। कास्टिक सोडा होता है क्या, आपको पता होना चाहिए बेटा। कास्टिक सोडा कहते हैं NaOH को, यानी जिसे कहते हैं बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आप उसका फॉर्मूला याद रखेंगे NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें ये तीनों चीजें चाहिए होंगी और हमारे लैब में ये तीनों चीजें उपलब्ध होती हैं। हमारे लैब में बेटा आयोडीन भी होता है, कॉपर सल्फेट भी होता है और कास्टिक सोडा भी होता है। ये सभी चीजें बेटा हमारे लैब में उपस्थित होती है। अब कह रहे हैं आपको कुछ परख नलियां तथा एक ड्रॉपर की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नली चाहिए, 2-3 परख नलियां चाहिए होंगी और ड्रॉपर। ये बेटा क्रियाकलाप मैं आपको करके बताऊंगा, बस उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा फिर आपको पता ही नहीं चलेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो कहते हैं क्या कि आपको कुछ परख नलियां लेनी होगी, ले लेंगे। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें, यानी इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, पके हुए भोजन और कच्ची सामग्री दोनों पर करना है। इन परीक्षणों से प्राप्त जो प्रेक्षण होंगे, यानी कि जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा बच्चों, उसे तालिका 2.2 में हमें भरना है। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं जो आपके पास उपलब्ध है, जो खाद्य पदार्थ बेटा आपके घर पर है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ परीक्षण करने के लिए आप दूसरों के घर से खाद्य पदार्थ मांगने जाओ। हाँ, अगर आपके पड़ोसियों से तालमेल अच्छा है तो आप मांग सकते हो और परीक्षण कर सकते हो। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए। किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यानी कि जो भी परीक्षण आपको बेटा लैब में करवाए जाएंगे, फिलहाल मैं करवाऊंगा, वो तो आप चख भी नहीं सकते, इम्पॉसिबल। क्यों करवाऊंगा मैं, तो आप तक कैसे पहुंचेंगे वो? तो आपको बस मैं समझा दूंगा करना कैसे और रिजल्ट भी दिखा दूंगा। लेकिन बेटा जब आप करोगे तो ध्यान रखें, कोई भी रसायन बेटा आप अपने मुंह, कान, नाक, आंख इन तक ना पहुंचने दें, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे लिए बेटा जहरीले विषैले हो सकते हैं। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्रियाकलाप के बारे में। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि कार्बोहाइड्रेट किसमें उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यानी हमारे आसपास में बेटा कार्बोहाइड्रेट बहुत तरह के पाए जाते हैं, कई तरह के, ठीक है। लेकिन उन सभी कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमें कुछ ज्यादा नहीं जानना है। हमें जानना है कि जो हमारे खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है, यानी जो मंड और शर्करा के रूप में उपस्थित है। तो चलिए देखते हैं कि हमें कैसे परीक्षण करना चाहिए। सबसे पहला आपका परीक्षण यहां पर दिया गया है। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी हुई परख नली में कुछ टिंचर आयोडीन की मिला दें। यानी आयोडीन का घोल बेटा लैब में आता है, ऑलरेडी आपके लैब में उपस्थित होगा। मैं भी आपको दिखाऊंगा आयोडीन का घोल कैसा होता है, परीक्षण कैसे करते हैं। तो आयोडीन का घोल आपके लैब में उपस्थित होगा बेटा, तो वो आपको देख लेना है। उसको बेटा परख नली में पानी भर लें और आधे से ज्यादा परख नली में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदें आप आयोडीन की डाल देंगे, जिससे बेटा आपको क्या मिल जाएगा, आयोडीन का सॉल्यूशन यानी विलयन। उसके बाद ऐसे ही कॉपर सल्फेट का विलयन बनाने के लिए 100 मिलीलीटर जल में यानी 100 ml पानी में बेटा 2 ग्राम कॉपर सल्फेट का घोल डालकर, यानी कॉपर सल्फेट को तोल लें और 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को, यानी नमक होता है बेटा, जैसे नमक होता है ना वैसे वो भी होता है। नमक के दाने थोड़े छोटे होते हैं, कॉपर सल्फेट के नीले दाने होते हैं थोड़े बड़े होते हैं। तो उन नीले दानों को इकट्ठा करके 2 ग्राम के करीब आप क्या करेंगे, 100 मिलीलीटर यानी 100 ml पानी में घोल लेंगे। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से भी उसका हम विलयन बना सकते हैं। देखो किसी भी अभिक्रिया को करने के लिए बेटा आपको विलयन की आवश्यकता होती है। अगर कोई भी चीज आपका ठोस अवस्था में है आपके पास, तो बेटा उससे आप कभी भी अभिक्रिया नहीं कर पाएंगे, तो उसका विलयन बनाना पड़ता है। जो कास्टिक सोडा होता है बेटा
वो आपके सफेद कलर के छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं और वो सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, तो उनको पानी में घोलकर पहले हमें विलयन बनाना पड़ता है। ऐसे ही कॉपर सल्फेट भी बेटा ब्लू कलर का होता है और नमक जैसा होता है, तो उसको भी बेटा पानी में घोलकर हमें विलयन बनाना पड़ता है। हालांकि आयोडीन पहले से लिक्विड में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, पर वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, तो उसको थोड़ा तनु बनाने के लिए, कमजोर करने के लिए पानी में मिलाना होता है। तो ये सभी सॉल्यूशन जो है आपके पास, ये आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो आप इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे क्रियाकलाप 2 के बारे में, कि आखिर कैसे पता करें कि हमारे खाद्य पदार्थ में मंड है। मंड क्या होता है? जिसे आप कहते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट का संयुक्त रूप, यानी जो बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट के इकट्ठे होने की वजह से हो जाता है, जिसे आप इंग्लिश में बेटा स्टार्च कहते हैं। अब ये स्टार्च क्या होता है, यानी हिंदी में मंड, इंग्लिश में स्टार्च। स्टार्च क्या होता है उसका परीक्षण करेंगे, कैसा दिखता है, किस तरीके से आप परीक्षण कर पाएंगे, तो चलिए जानते हैं। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, थोड़ी सी मात्रा। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डाल दीजिए। 2 या 3 बूंदें आपको डालनी है। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया है? अगर नीला और काला हुआ ना, तो समझ लो उसमें मंड है। यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर नीला और काला नहीं हुआ तो समझ लीजिए उस खाद्य पदार्थ में मंड यानी कि स्टार्च नहीं है। कितना आसान परीक्षण है ये, आ गया समझ में? देखो क्या करना है आपको, उस खाद्य पदार्थ को ले लें जिसका आपको टेस्ट करना है बेटा, और उसके ऊपर आयोडीन के घोल को यानी विलयन को 2-3 बूंद में मात्रा में डाल लेना है। जैसे आप उसको डालेंगे बेटा, तो आप देखेंगे कि घोल की वजह से उस पर रंग परिवर्तन हो रहा है। या तो बेटा वो नीला हो जाएगा या फिर काला हो जाएगा। अगर नीला या काला रंग आता है आपका, तो समझ लीजिए कि वहां पर मंड उपस्थित है। नहीं आता तो नहीं है। जैसे आप यहां पर देख लीजिए, यहां पर एक गुड़िया है जो एक्सपेरिमेंट कर रही है और उसका भाई देख रहा है कि कैसे हो रहा है। उसने क्या किया, एक आलू लिया, जैसा हम भी करेंगे बेटा, उस आलू को काट दिया बीच से। काटने के बाद उस पर कुछ बूंदे आयोडीन की उसने डाल दी। आयोडीन की बूंदे डालने के बाद उसका कलर अगर बेटा नीला हो जाता है या फिर काला पड़ जाता है तो मंड है, अन्यथा मंड नहीं है। तो इस प्रकार से हम मंड का परीक्षण कर सकते हैं। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थों पर भी हम करके दोहरा सकते हैं। जैसे आप चपाती के ऊपर कर सकते हो, ब्रेड के ऊपर कर सकते हो। अपने परीक्षण की सारणी को 2.2 में फिर हम भर लेंगे यहां पर। के बाद आता है हमारे पास प्रोटीन का परीक्षण। कैसे पता चले कि हमारे खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है? आपको पता है प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। हालांकि सभी पोषक तत्व जिनके बारे में हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं बच्चों, वो सभी पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन बता दूं, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत 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 ज्यादा आवश्यक है। प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियों का विकास करता है बेटा। प्रोटीन से हमारा शरीर संतुलित रहता है। प्रोटीन हमें रोगों से लड़ने की ताकत तो नहीं देता, पर हां शारीरिक ताकत से हम रोगों से लड़ जरूर सकते हैं। तो विटामिन चाहिए होता है हमें रोगों से लड़ने के लिए, लेकिन बिना प्रोटीन के विटामिन भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। तो शरीर में बेटा हमें सभी पोषक तत्व डालने होते हैं खाद्य पदार्थ के माध्यम से। तो अब जानेंगे कि मान लीजिए मैंने कोई चीज खाई है, उसके अंदर प्रोटीन है या नहीं, मुझे पता करना है, तो क्या करूंगा? तो कहता है कि प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है वह ठोस है, यदि वह ठोस है तो उसे पहले पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होगी हमें। यानी बेटा अगर वो पदार्थ ठोस है ना, तो उसको आपको पीस लेना है मोर्टार में, यानी कि जो ओखली होती है बेटा उसमें उसको पीस लेना है, थकूच लेना है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और लगभग 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरीके से हिला लें। ठीक है, आ गया इतना समझ में? अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन डालें और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालें। अच्छी तरीके से हिला लें। ठीक है, हिला लिया। उसके बाद कहता है कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दें।
आपने क्या देखा? क्या परखनली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया? अगर बैंगनी रंग का हो गया तो उसमें प्रोटीन है, और अगर बैंगनी रंग का नहीं हुआ तो उसमें प्रोटीन नहीं है। कितना आसान है। दोबारा बताऊं, देखो, सबसे पहले जिस खाद्य पदार्थ का आपको टेस्ट करना है, मान लीजिए वैसे मेरे पास अभी खाद्य पदार्थ है नहीं, मान लीजिए मुझे आलू का करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले आलू लूंगा, उसको छील लूंगा, छीलने के बाद उसको बेटा कूच लूंगा, पीस लूंगा, पेस्ट बना लूंगा। बनाने के बाद अगर वो बहुत ज्यादा सूखा सा है तो उसका पाउडर बना लूंगा। उसके बाद बेटा उसमें हमें क्या करना, कुछ पानी ऐड करना पड़ेगा। अगर वो सूखा है तो, गीला है तो फिर पानी मिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, थोड़ा बहुत पानी आप मिला लीजिए। तो वही कह रहा था कि 10-12 बूंदें आप पानी जो है उसकी डाल सकते हैं, या फिर पानी लगभग आधी मात्रा में, आधे परखनली तक डाल लीजिए। उसके बाद वो जो पानी वाला विलयन तैयार किया है आपने, उसमें आप 2 से 3 बूंद जो है वो डालेंगे, क्या, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का बेटा सूत्र होता है CuSO4। यहां पर मैं बता देता हूं कहां पर था, ये रहा। यहां पर कॉपर सल्फेट है और इसका सूत्र होता है CuSO4। और ये कैसे कलर का होता है बेटा? नीले कलर का होता है। ठीक है, कैसे कलर का होता है? नीले कलर का। तो नीले रंग का होगा। उसके बाद उसमें कास्टिक सोडा डालना है बेटा। कास्टिक सोडा का दूधिया रंग होता है थोड़ा सा, हालांकि कुछ देर तक अगर आप छोड़ दोगे तो बिल्कुल पानी जैसा हो जाएगा, वो बिल्कुल रंग उसमें नहीं दिखेगा, लेकिन स्टार्टिंग में वो थोड़ा दूधिया जैसा लगता है देखने में। वही कह रहे हैं कि उसको आपको डालना है लगभग 10 बूंद के करीब। जब ऐसा करेंगे आप तो आप देखेंगे कि आपके खाद्य पदार्थ का रंग जो है बैंगनी हो गया। अगर हो गया तो प्रोटीन है, अन्यथा नहीं है। वही कह रहे हैं कि ऐसे आप किसी और खाद्य पदार्थ पर भी ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये दोनों क्रियाकलाप आपको ये समझाने में मदद जरूर कर रहे होंगे कि किस तरीके से हम मंड का टेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से बेटा हम प्रोटीन का टेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे वसा के लिए परीक्षण, यानी वसा का टेस्ट कैसे करेंगे। अरे भाई ये तो बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है। तो कहते हैं क्या, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, बहुत कम मात्रा, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए या फिर दबाइए या मसलिए। जैसे मान लीजिए मूंगफली का दाना है बेटा आपके पास, मूंगफली का दाना लेना है आपको। मूंगफली के दाने के छिलके को छीलकर उसके ऊपर का जो आवरण होता है थोड़ा लाल लाल सा, वो हटा लेना है। उसके बाद मूंगफली के दाने को आप पेपर में डालेंगे, पेपर को लपेट लेंगे और बेटा मूंगफली के दाने को अच्छी तरीके से बाहर से पीसने की कोशिश करेंगे। जब आप मूंगफली के दाने को पीसोगे बेटा तो आप पाएंगे कि मूंगफली के दाने की वजह से कागज के ऊपर कुछ धब्बे नजर आने लग जाते हैं, तेल जैसे, जैसे तेल के धब्बे होते हैं। अगर ऐसा नजर आ रहा है आपको तो उसमें वसा है, अन्यथा वसा नहीं है। कितना आसान है। वहां कह रहा है क्या कि ध्यान भी रखना है भाई कुछ, हमें क्या ध्यान रखना है, तो कहता है ध्यान रखिए कि कागज ना तो फटे और ना ही खराब हो। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के कुछ धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकाश या किसी भी प्रकाश वाले जो कह सकते हो जैसे मोबाइल वगैरह इत्यादि हो गया, टॉर्च वगैरह, उसके सामने लेकर जाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? जैसे बेटा हम तेल लगाकर पेपर के ऊपर ट्रेसिंग पेपर बना लेते हैं उसे, है ना, तो क्या हमें वैसा कुछ दिखता है? अगर दिखता है तो बहुत अच्छी बात, आपका वहां पर वसा है, तेल है। नहीं दिखता तो मतलब वहां पर वसा नहीं है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की उपस्थिति भी इसको दिखा देती है, यानी कि जल की वजह से भी बेटा आपको धब्बे दिखेंगे। इस स्थिति में बेटा आपको क्या करना होगा, इस स्थिति में उस कागज को थोड़ी देर के लिए आपको खुले में रख देना होगा, जिससे कि पानी जो है, जल जो है वो सूख जाए। उसके बाद भी अगर धब्बे उस पर रह गए तो समझ लीजिए वो तेल के धब्बे हैं। तो ये कह रहा है कि कुछ कभी कभी जल की वजह से भी ऐसा होता है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे से रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सूखा रहने के लिए छोड़ दीजिए, जिसके उसके पानी का जो कह सकते पानी की वजह से जो धब्बे हैं वो उससे वाष्पीकृत होकर उड़ जाए और वो सूख जाए। और इसके बाद भी अगर आपको धब्बा दिखाई देता ही रह गया तो समझ लीजिए वहां पर वसा की उपलब्धता है, और अगर धब्बा वहां से गायब हो गया तो समझ लीजिए वसा की उपलब्धता नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि पहले आपको उस दाने को पीस लेना है कागज के बीच में, कागज फटने ना पाए, और बेटा ये ध्यान रखना है कि उस पर जो पैच होंगे, धब्बे होंगे, बहुत हल्के से होंगे तो आप उसे देखेंगे।
अगर आपको धब्बे दिख रहे हैं तो इसका मतलब कि वहां पर पानी भी हो सकता है और वसा भी यानी तेल भी। अगर पानी होगा बेटा तो थोड़ी देर के लिए उसे आप खुले में छोड़ दीजिए, वो वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा। वहीं पर अगर तेल है तो वो बेटा वाष्पीकृत होकर नहीं उड़ेगा, तेल के धब्बे वहीं पर आपको नजर आएंगे। अब क्या रह गया, ये परीक्षण आपको क्या दर्शा रहे हैं? यही दर्शा रहे हैं कि वसा, प्रोटीन, मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका हमने परीक्षण किया। यानी हमने परीक्षण किया और उसमें पाया अरे ये तो धब्बे छोड़ रहा है, तो मतलब उसमें वसा है। ओहो, इसका रंग तो बदल गया। कैसा रंग हुआ था बताइए? जब हमने कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट को मिलाया था बेटा तो कैसा रंग हुआ था? बैंगनी रंग हुआ था। रंग आपको याद रखना है, बैंगनी रंग। ऐसे बेटा जो टेस्ट अभी आपने किए, मंड का किया, प्रोटीन का किया, वसा का, उसके आधार पर यहां पर तालिका को भरना है। खाद्य पदार्थ में जो कच्चा आलू होता है उसमें बेटा स्टार्च होता है यानी मंड होता है, प्रोटीन नहीं होती, वसा नहीं होता। दूध के अंदर जो है वो आपका प्रोटीन होता है और साथ ही आपके पास क्या वसा होता है, फैट होता है। हाँ, दूध में होता तो है, तो आप बेटा यहां पर हाँ लिख देंगे। अब कहोगे कैसे? तो आपने देखा हो बेटा दूध से मलाई बनती है, मलाई से घी बनता है, तो है ना। मूंगफली में बेटा वसा है, मूंगफली में आपका खाद्य पदार्थ के तौर पर देखें प्रोटीन भी पाया जाता है और मंड भी, ये भी पाया जाता है और ये भी पाया जाता है। पर हम जो मूंगफली करेंगे उसमें वसा का जो टेस्ट है वो अचानक से आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। बिना पका हुआ चावल, इसका भी परीक्षण करना है। सूखे नारियल का करना है, बिना पकी अरहर की दाल का करना है, पकी हुई दाल का करना है, कच्ची सब्जियों का करना है। ऐसे आप किसी का भी कर सकते हैं। तो जैसे ये भाई टेस्ट कर रहा है वैसे ही करना है आपको। परिखनली में क्या करना है आपको, जिसका टेस्ट करना है वो ले लेना है। उसमें पहले आपको ऐड करना होगा कॉपर सल्फेट लगभग 10 बूंद। उसके बाद फिर आपको इसमें डालना होगा क्या, कास्टिक सोडा। जैसे ही आप डालोगे तो उसका रंग बदलकर क्या हो जाएगा बताओ, बैंगनी। तो इस तरीके से आप जो है टेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सरल से टेस्ट हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी था। तो लगभग आधे घंटे के अंदर हमने विभिन्न प्रकार के टेस्ट के बारे में बात कर लिया, हमने विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के बारे में भी बात कर ली। चलिए अब हम आगे बात करेंगे कि हमें ये पोषक तत्व जो पदार्थ में मिलते हैं इनके अलावा भी कोई और पोषक तत्व चाहिए क्या? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और इसके अलावा जो वसा था वो उसके अलावा भी कुछ चाहिए या फिर बहुत है ये? तो उसके अलावा भी हमें चाहिए होता है। अब वो क्या, तो चलिए जानते हैं। अब सवाल आता है कि क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व भी हो सकते हैं? बिल्कुल सही बात है बच्चों, हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक खाद्य पदार्थ में एक से ज्यादा भी पोषक तत्व हो। तो उन्हीं के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। क्या आपने कोई, यहां पर मैंने क्या पेन सेलेक्ट कर लिया, यस, क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें आपने ऐसा देखा हो कि सभी पोषक तत्व उसमें विद्यमान हो, या फिर उसमें जो पोषक तत्व है वो कोई भी विद्यमान ना हो? तो आपको अलग अलग खाद्य पदार्थों का बेटा परीक्षण करना है और परीक्षण करने के बाद आपको इसका रिजल्ट लिखना है। वही कह रहा है कि क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो, या कोई ऐसा पाया जिनमें एक से ज्यादा पोषक तत्व विद्यमान हो। हमने 3 पोषकों के बारे में बात की, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए। जो कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा उसे उसके संयुक्त रूप को मंड भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टार्च। तो स्टार्च का हमने टेस्ट किया, हमने प्रोटीन का टेस्ट किया बच्चों, हमने वसा का टेस्ट किया। कार्बोहाइड्रेट यानी मंड का टेस्ट हमने कैसे किया था? तो बहुत ही सरल था। हमने कहा था कि मंड का टेस्ट करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ बूंदे आयोडीन के विलयन को हमने उसमें ऐड कर दिया था। यानी आयोडीन के विलयन की कुछ बूंदे आप ऐड करोगे और अगर आपके विलयन का कलर या उस पदार्थ का कलर नीला, गहरा नीला या काला हो जाता है तो उसमें मंड है। दूसरा हमने पढ़ा था बेटा प्रोटीन के टेस्ट के बारे में। प्रोटीन के टेस्ट में हमने जाना था कि हमें क्या करना होगा, पहले जिस पदार्थ का प्रोटीन का टेस्ट करना है उसको पीस लेना है। पीसने के बाद उसमें कुछ बूंदे पानी की मिलानी है। उसके बाद हमें लगभग 2 से 4 बूंदे जो हैं उसमें CuSO4 यानी कि आपका जो कॉपर सल्फेट है वो ऐड करना है। उसके बाद लगभग 10 बूंदे हमें उसमें कास्टिक सोडा डालनी है। तो ये हमारे विभिन्न टेस्ट थे जिनके बारे में हमने जाना। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी हमारे खाद्य में
विद्यमान होते हैं या खाद्य पदार्थ में उपस्थित होते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? आखिर ये सवाल उठता है ना कि मुझे प्रोटीन चाहिए तो क्यों चाहिए, मुझे विटामिन चाहिए तो क्यों चाहिए, मुझे खनिज लवण चाहिए तो क्यों चाहिए, मुझे रुक्षांश चाहिए तो क्यों चाहिए। तो ये सभी चीजें हमें चाहिए तो क्यों चाहिए, सवाल उठता है ये। अभी बेटा हमारे पास यहाँ पर विभिन्न जो चित्र दिख रहे हैं, जैसे पहले में आपके पास कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। इन सभी से बेटा आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जैसे आपको गेहूं से, चावल से, बाजरा से, मक्का से, आम, तरबूज, पपीता, गन्ना, आलू, शकरकंदी, इन सब से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। वहीं पर तेल युक्त जो पदार्थ होते हैं उन सब से हमें बेटा वसा मिलता है, जैसे मूंगफली, तिल, गिरी या फिर विभिन्न प्रकार के तेल। उसके बाद हमें बेटा जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन के स्रोत हैं, जो जंतुओं से और बेटा हमारे पादपों से, वो भी दिए गए हैं। जैसे पादपों से अगर हम कहें तो हमें प्रोटीन मिलता है यहाँ पर, और जंतुओं से भी मिलता है। ऐसे बेटा यहाँ पर वसा के स्रोत भी जंतुओं और पादपों के आधार पर है। यहाँ इन सब से हमें वसा मिलता है जंतुओं से बेटा, और ऊपर यहाँ पर हमें मिलता है पौधों से वसा। ऐसे बेटा इसमें अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर प्रोटीन मिल रहा है। चना हो गया आपका, प्रोटीन मिलता है। मूंग हो गया, प्रोटीन मिलता है। राजमा, सोयाबीन, मटर और बेटा तुअर दाल या तूर दाल भी कहते हैं इसे, इन सब से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि भैया मांस से भी प्रोटीन मिलता है, बिल्कुल मिलता है। मछली से प्रोटीन मिलता है, पनीर से मिलता है बेटा, अंडे से, दूध से, इन सब से हमें प्रोटीन मिलता है। तो वही कह रहा है कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, साथ ही स्वस्थ रखने के लिए होता है। प्रोटीन युक्त भोजन हमें प्रायः शरीर वर्धक भोजन के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं या फिर उसको शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। यहां पर क्या रहा है, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। सवाल उठता है प्रोटीन क्या करता है, वो मैं बता चुका। सवाल उठता है कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, विटामिन क्या करते हैं, खनिज लवण क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें ऊर्जा ज्यादा प्राप्त होती है। यानी कि अगर आप 10 ग्राम वसा की बात करें और 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की, तो बेटा 10 ग्राम वसा से आपको ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी बजाय के 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। पर हम वसा का ज्यादा प्रयोग ना करें तो अच्छा है। अब वो जानेंगे क्यों। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन भी हम कहते हैं। यानी अगर कोई आपसे पूछ ले, मान लीजिए कोई आपसे पूछ ले, आखिर उन भोजनों को हम क्या कहते हैं जो हमें कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा देते हैं, तो उन्हें कहते हैं बेटा ऊर्जा देने वाले भोजन। या फिर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऊर्जा देने वाले जो विभिन्न प्रकार के भोजन हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसमें कौन कौन से 2 प्रकार के पोषक तत्व हैं। तो वो पाए जाते हैं बेटा वसा और कार्बोहाइड्रेट। मतलब आप घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जाए उत्तर आसानी से दे पाओगे, पर सवाल ये उठता है कि आपने कितने ध्यान से उसे पढ़ा और समझा है। अगर आपने ध्यान से सुना तो बेटा मैंने आपको बताया कि ऊर्जा देने वाले भोजन के स्रोत में कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है। ये हमेशा याद रखेंगे। उसके कुछ उदाहरण भी यहां से आप याद रख लेंगे। ऐसे ही बेटा हम बात करें अगर प्रोटीन की, तो मैंने आपको बताया प्रोटीन को बेटा शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे शरीर की वृद्धि होती है। अगर आपको डोले सोले चाहिए, मसल्स स्ट्रांग चाहिए, आप भी चाहते हैं कि भैया किसी एक्टर की तरह दिखे या एक्ट्रेस की तरह दिखे और स्ट्रांग हो अंदर से, तो बस प्रोटीन वाली चीजें खाना शुरू कर दो। मम्मा जो भी देना खाने के लिए सब खा लो। तो आपको याद क्या रखना है, शरीर के वृद्धि विकास में प्रोटीन बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। विटामिन्स, कैसे भूल जाएं हम इन्हें। विटामिन्स की मात्रा बहुत कम चाहिए होती है, मतलब बहुत कम, सच में बहुत कम चाहिए होती है। विटामिन्स हमें रोगों से लड़ने की ताकत देता है, रक्षा करता है। विटामिन हमारी आंख को, हमारी अस्थियों को यानी हमारी हड्डियों को, दांत को और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायक होते हैं। अगर आपसे पूछ ले बेटा कि उस पोषक तत्व का नाम बताइए जिससे हमारे शरीर के दांतों को मजबूती मिलती है, हमारे शरीर के मसूड़े स्ट्रांग होते हैं, सुरक्षित होते हैं,
हमारी अस्थियां मजबूत होती है, हमारे आंख यानी हमारी आंख वो बहुत स्वस्थ रहती है। तो आप बताएंगे विटामिन। साथ ही ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपके शरीर को रोगों से लड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो आप बोलेंगे हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए बेटा जरूरत होती है विटामिन की। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। अब सवाल उठता है कि ये सभी विटामिन कहते जो हैं ABCD के नाम से हम, वो करते क्या हैं? सबका बेटा अलग अलग काम होता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों, जो भी विटामिन है बेटा, कहाँ लिखा है इसके आगे, ये रहा, हमारे शरीर के सभी विटामिन की जो जितने भी विटामिन है उसकी अल्प मात्रा की हमें आवश्यकता होती है, यानी बहुत ज्यादा मात्रा नहीं चाहिए हमें विटामिन की, बहुत कम चाहिए। विटामिन ए हमारी त्वचा, आंखों को स्वस्थ रखता है। ठीक है, कौन रखता है स्वस्थ बेटा? विटामिन ए। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने के लिए हमारे शरीर में सहायक होता है। यानी हमारे शरीर के अंदर बेटा अगर कैल्शियम उपयोगी बनाना है, यानी अगर आप चाहते हैं कि जो भी कैल्शियम वाली चीज आप खा रहे हैं वो हड्डियों में अवशोषित हो, हड्डियों में उपयोग में आ जाए, तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? विटामिन डी भी साथ में लेना पड़ेगा। इसीलिए जितनी भी विटामिन की जो गोलियां होती हैं बेटा, उनमें विटामिन डी कैल्शियम वालों के साथ जरूर पाया जाता है। यानी अगर आप कोई कैल्शियम की गोली खाते हैं, जैसे हड्डियों में दर्द है या फिर विकास वृद्धि के लिए भी हम खा लेते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि विटामिन डी जरूर होता है। तो विटामिन डी कभी भी कैल्शियम को सोखने के काम में आता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में मदद करता है। आपने नोटिस किया होगा हाल ही में बेटा कोरोना ने बहुत बड़ा उत्पात मचाया था, पीछे के 2-3 सालों को अगर आप देखें तो, और सभी डॉक्टर्स कहते हैं विटामिन सी युक्त भोजन खाएं। क्यों? क्योंकि इससे हमें रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है। विभिन्न विटामिन से भरपूर भोजन का चित्र 2.6 में से 2.9 वाला है। ठीक है, तो ये है चित्र 2.6 से लेकर 2.9 तक हमारे पास है। विटामिन डी का स्रोत है बेटा ये, यानी विटामिन डी हमें कहां से मिलता है बेटा? हमें मिलता है वो मक्खन से, दूध से, मछली से, मांस से। विटामिन सी खट्टे पदार्थों से मिलता है बेटा, जैसे नींबू, आंवला, मिर्च, अमरूद, संतरा, टमाटर। विटामिन बी मिलता है हमें बेटा चावल, गेहूं और बेटा लीवर से। और विटामिन ए मिलता है हमें गाजर, आम, दूध, पपीता आदि से। इन सब से हमें विभिन्न प्रकार के विटामिन मिलते हैं। अब कह रहा है क्या कि भैया विटामिन के बारे में तो हमने बात कर ली, आयोडीन के भी कुछ स्रोत हैं क्या? हाँ, आयोडीन भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है बेटा। अगर आयोडीन की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो हमारे गले के अंदर बेटा सूजन आ जाती है, जिसे कहते हैं घेंघा बीमारी, और हमारी मानसिकता बिगड़ जाती है, शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। तो बेटा आयोडीन के स्रोत हैं हमारे पास अदरक, अदरक से आयोडीन मिलता है, पालक, ठीक है, और बेटा ये सब चीजें भी हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास फास्फोरस के स्रोत हैं। फास्फोरस कहाँ से मिलता है हमें? तो मिलता है केले से आपको मिलता है। अगर आपके शरीर में बेटा आपने नोटिस किया हो गर्मी में जाने पर बहुत तेज खुजली होने लग जाए, ऐसे कि बस कुछ नोच सा रहा है, तो बेटा आपको फास्फोरस खाना चाहिए, आपको केला खाना चाहिए। आप केला खाओगे तो आपके शरीर में वो उपयोगी होगा। चावल से फास्फोरस मिलता है, दूध से मिलता है बेटा, तो गेहूं से भी मिलता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। लोह के स्रोत यानी कि आयरन के स्रोत बेटा, आयरन मिलता है हमें एप्पल से, ठीक है, यकृत से, नाशपाती से, उसके बाद बेटा पालक से। इन सब से हमें आयोडीन मिलता है, सॉरी आयरन मिलता है। उसके बाद बेटा कैल्शियम के स्रोत, जो कैल्शियम देता है हमें, तो वो दूध है बेटा और अंडे हैं, इनसे हमें कैल्शियम मिलता है। तो ये कुछ खनिज हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर में होती है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो विटामिन की मात्रा होती है वो बना लेता है, विटामिन डी बना लेता है। अब ऐसा ना समझे कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है, ये कई लोगों की अवधारणा होती है। कई लोग मानते हैं कि भैया धूप में रहा करो विटामिन डी मिलेगा क्योंकि धूप में विटामिन डी होता है। ना, विटामिन डी हमारे शरीर में धूप की मदद से बन जाता है,
वही कह रहा है हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है, अवशोषित नहीं करता, बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। आपने देखा होगा बेटा कि सभी के सभी घर में रहते हैं, बाहर कोई तो जाता नहीं है, और जब धूप में नहीं जाओगे तो सूर्य का प्रकाश कहाँ लगेगा, सूर्य का प्रकाश नहीं लगेगा तो आपको विटामिन डी कहाँ से मिलेगी। तो विटामिन डी बेटा हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है, यानी कोई भी ऐसा खनिज लवण नहीं है बेटा जिसको हम इग्नोर कर सकें। सभी खनिज लवणों की हमें आवश्यकता होती है। कईयों की मात्रा कम चाहिए होती है तो कईयों की ज्यादा। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। कहाँ है भैया 2.10? ये रहा। ये कुछ खनिज लवण है बेटा जिनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके, समझ चुके हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा हमने। बेटा ये सारणी आपको खुद कंप्लीट करनी थी या फिर आपके टीचर्स भी करवा देंगे। अगर आपके पास बेटा ये सारणी का जो उत्तर है वो नहीं है तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर इस सारणी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दे दूंगा, यानी सारणी को कैसे भरा जाए, कौन कौन से यहाँ पर जो खाद्य पदार्थ है उसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं, उन सब के बारे में मैं आपको अलग से बता दूंगा। क्यों? चलिए, अब हमने ये सब तो पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया कि विभिन्न पोषक तत्व हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कौन कौन से विटामिन हैं। तो वही कह रहा है फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा किसी दूसरे पोषक तत्व की मात्रा से अधिक होती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। हालांकि हमने पढ़ा था कि फास्फोरस भी चावल में पाया जाता है, पर चावल में सबसे ज्यादा मात्रा कार्बोहाइड्रेट की होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इस पोषकों के अलावा, यानी जो पोषक अभी आपने पढ़े बेटा, जिन पोषकों के बारे में हमने चर्चा की, इन सभी पोषकों के अलावा हमारे शरीर के अंदर आहारी रेशों, जिसे रुक्षांश भी कहते हैं बेटा, तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशें यानी रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादपों के जो पदार्थ होते हैं उनसे होती है, यानी पादप उत्पादन से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्य, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता, यानी इससे हमें कोई पोषक तत्व नहीं मिलता, लेकिन बेटा यह हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। कोई आपसे पूछ ले कि रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक नहीं देता फिर भी हमारे शरीर के लिए कैसे उपयोगी है, तो आप बताएंगे क्या कि रुक्षांश हमारे शरीर को पोषक तो नहीं देता पर हमारे पाचन को समृद्ध रखने में मदद करता है, हमारा पेट साफ रखता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी ना हो तो बस ताजे फल खाओ। फल का जूस नहीं पीना है, फल साबुत खाना है, ठीक है, मतलब काट के, धोकर काट के खाना है। फिर भी यह हमारे भोजन की आवश्यकता है, इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना किसका आयतन बढ़ा देते हैं? वही कह रहा है कि भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं, यानी खाद्य पदार्थों का आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने, यानी जो भोजन बिना पचा हुआ, यानी जो भोजन पचा नहीं, हमारा शरीर नहीं पचा पाया, उसको शरीर से बाहर निकालता है, यानी पेट को साफ रखता है। अब जल के बारे में क्या कहना? जल तो भैया बहुत जरूरी है, और खास करके गर्मी के दिनों में जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। आपने खाना खाया बेटा तो आपने नोटिस किया होगा कि खाना खाते ही कुछ ही समय में आपको प्यास लगने लग जाती है। खास करके आप आलू का पराठा खाओ या फिर समोसे खाओ, आलू वाली चीजें खाओ जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, तो उसके अवशोषण के लिए बेटा हमें जल की आवश्यकता होती है, इसलिए आपको प्यास बहुत जल्दी जल्दी लगती है। यह कुछ अवशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र, पसीने को भी शरीर से बाहर निकालता है। यानी अगर बेटा हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाए तो पसीना आना बंद हो जाएगा और बेटा सुसु पीला हो जाता है। देखा होगा आपने,
अरे भाई नोटिस किया होगा कभी कभी सुसु पीला होता, बहुत पीला, यानी इसका मतलब हो गया आपके शरीर में पानी की कमी है। तो जैसे आपको सुसु पीला नजर आ जाए ना, पानी पीना शुरू कर दो। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव्य रूप में लेते हैं, जैसे कि हमें जल से, दूध से, चाय आदि से। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी हम पानी का प्रयोग करते हैं। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। चलिए जानते हैं। क्रियाकलाप नंबर है 3। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल ले। बेटा टमाटर भी फल की कैटेगरी में ही डाला जाता है। इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जब भी आपके घर में कोई भी फल या सब्जी को काटा या छीला या मसला जाता है तब उसे ध्यानपूर्वक देखें, निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल सब्जियों के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? होती तो सभी में है ना। वो बात अलग है कि आप खा रहे हो काजू किशमिश, तो उसमें नहीं होती है, लेकिन लगभग सभी फलों में होती है। अनार का दाना, उसको मस लो, पानी जैसा निकलता है। आम, उसको मस लो, देखो आपको गीला गीला लगता है। तो सभी फल में पानी की मात्रा तो होती ही होती है। और वो बात अलग है कि कुछ ऐसे फल हैं जिनमें पानी तो बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि तरबूज के अंदर, तरबूज में लगभग 90% पानी होता है। हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इन्हीं से हो जाती है। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थ पकाते समय हम उनमें जल भी डालते हैं, तो वहां से भी हमारे जल की पूर्ति हो जाती है। तो इन सभी तरीकों से हमारे शरीर में बेटा जल पहुंच जाता है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? इन सभी पोषक तत्वों के बारे में हमने पढ़ा, कैसे जांच करें वो भी सीखा, कहां से प्राप्त करें वो भी सीखा, कैसे ये सभी हमारे लिए उपयोगी है वो भी हमने जाना। लेकिन सवाल उठता है कि संतुलित आहार है क्या? ऐसा कोई भी आहार बेटा जिनसे आपको सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मिल जाए, उन्हें हम कहते हैं संतुलित आहार, है ना। तो सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं, जो कुछ भी आपने खाया। वहीं पर अगर बेटा वो आहार संतुलित है तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपका शरीर हष्ट-पुष्ट रहेगा, ताकत रहेगी, रोगों से लड़ने की ताकत रहेगी अंदर। वहीं पर अगर आपका आहार संतुलित नहीं है, असंतुलित आहार आप खा रहे हैं, तो फिर आपका शरीर बार बार बीमार पड़ेगा, पतले दुबले रहोगे। तो इसीलिए आहार संतुलित खाएं। सर बता दो क्या क्या खाना चाहिए? बिल्कुल बताऊंगा, चलिए जानते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे से स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होनी चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। यानी वो सभी चीजें हमारे शरीर के लिए जो उपयोगी है बेटा हमारे भोजन में होनी चाहिए। अगर वो हमारे भोजन में है तो हम उस भोजन को बेटा संतुलित आहार कहेंगे। अगर वो हमारे भोजन में नहीं है तो हम उसे संतुलित आहार नहीं कहेंगे। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। अब मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा खा रहे हैं, वसा बहुत ज्यादा खा रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा बेटा मोटापा की बीमारी हो गई है, लोग बहुत मोटे होते हैं, उसको फिर मोटापा कम करने के लिए जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तरह तरह की दवाइयां खाते हैं और फिर परेशान होते हैं। तो बेटा वो मोटापा हो क्यों रहा है? हम तली भुनी चीजें खाते हैं, हमारे शरीर में वसा इकट्ठा होता रहता है और वसा की मात्रा शरीर में जरूरत से ज्यादा हो जाती है। तो वही कह रहा है कि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं। आपको पता है अगर आप जरूरत से ज्यादा बेटा प्रोटीन खा लो ना तो भी आपके लिए समस्या है। यानी कि प्रोटीन की जरूरत से ज्यादा मात्रा आपके लिए नुकसानदेह है। कैसे? प्रोटीन की जरूरत से ज्यादा मात्रा होने पर बेटा हमारा शरीर प्रोटीन को पचा नहीं पाता और हमारे खून के अंदर प्रोटीन वो वैसा ही बहता रहता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बेटा यूरिक एसिड बढ़ जाता है और वो हमारे शरीर के ज्वाइंट में जाकर अटक जाता है, जिसकी वजह से हमारे ज्वाइंट में बेटा बहुत ज्यादा दर्द होता है और सूजन हो जाती है। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है कि शरीर के अंदर हमेशा हर एक पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। सर हमें पता कैसे चलेगा कि उचित मात्रा में? हर चीज खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए तो आपको खुद ही सभी चीजें मिल जाएगी।
हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश होना चाहिए, जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। अब मेरी लैंग्वेज में सुनिए। संतुलित आहार ऐसे आहार को कहा जाता है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान हो और पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश, वसा और बेटा हमारा जल, ये सभी होने चाहिए। अब कहता है क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? नहीं बेटा, हर आयु वर्ग के लोगों को अलग अलग प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। आपकी जो आयु है वो वृद्धि और विकास की आयु है। आपको बहुत ज्यादा संतुलित भोजन की आवश्यकता है जिससे कि आपका शरीर सही तरीके से विकसित हो सके, वृद्धि विकास कर सके। क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? हमारा संतुलित आहार बेटा शारीरिक कार्य पर निर्भर तो करता है। जैसे मान लीजिए आप बहुत ज्यादा मेहनती है, शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं, जैसे मान लीजिए साइकिल चलाना, खेल कूद करना, तो बेटा आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अन्य की अपेक्षा ज्यादा चाहिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बेटा हमें ऊर्जा देता है। आपने देखा होगा जो आपके घरों में या आसपास में काम करने वाले लेबर लोग आते हैं, मजदूर आते हैं, तो वो लोग बेटा चावल बहुत ज्यादा खाते हैं या फिर रोटियां बहुत ज्यादा खाते हैं, वो फल इत्यादि कम खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शरीर को चाहिए बेटा ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट। और हमने अभी तो पढ़ा कि चावल, चपाती, इन सब के अंदर ज्यादा मात्रा में क्या होता है? बताओ क्या होता है? तो हमने जाना इन सब के अंदर ज्यादा मात्रा में होता है कार्बोहाइड्रेट। तो इसीलिए ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। तो कहता है क्या कि एक सप्ताह की अवधि में आप जो कुछ भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रत्येक दिन जो आप खाना खा रहे हैं बेटा, जो भोजन कर रहे हैं, उनमें सभी पोषक तत्व उपस्थित है या नहीं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग या चना कुछ भी हो सकता है। किण्वित भोजन जो दक्षिणी भारत में उपयोग में आते बेटा, जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां, इस प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। यानी जरूरी नहीं है बेटा कि आपके पापा की लाखों रुपए तनख्वाह होगी तभी आप संतुलित आहार खाएंगे। अभी जितनी भी चीजें आपने यहाँ पर सुनी और समझी, ये सभी चीजें बहुत ही सामान्य सी चीजें हैं। गुड़ आप देख लीजिए 40 रुपए किलो मिलता है और आप खा सकते हैं। उसके बाद बेटा सत्तू आप खा सकते हैं, पालक, केला, ये सब कोई भी आम जनता खा सकती है। अब ऐसा तो नहीं है कि भैया जिसके पापा लखपति होंगे वही केला खाएगा, हम भी खा सकते हैं। तो कहने का मतलब कि संतुलित आहार किसी भी वर्ग के लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे उचित तरीके से पकाना भी आना चाहिए। अगर बेटा भोजन को आप अच्छी तरीके से नहीं पकाओगे तो भोजन में उपस्थित जो अन्य आप कह सकते हो जीवाणु वगैरह होते हैं वो नहीं मर पाएंगे, अच्छी तरीके से भोजन पक नहीं पाएगा, आपके शरीर के लिए बेटा नुकसानदेह भी हो सकता है। और बेटा अगर जरूरत से ज्यादा पका दे तो भी गड़बड़ है। आपको पता होना चाहिए कि ऐसा ही एक विटामिन है, विटामिन सी, जिसको बेटा आप जरूरत से ज्यादा अगर पका दे, गर्म कर दे, तो बेटा उसकी जो विटामिन सी की जो मात्रा होती है उसमें कमी आ जाती है। इसीलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप सलाद के तौर पर मिर्च या फिर टमाटर या फिर नींबू का इस्तेमाल करते हो। क्यों पता है? क्योंकि नींबू, टमाटर, मिर्च जब सब्जी में प्रयोग में आया जाता है या लाया जाता है बेटा, तो ये सब सब्जी उबलते वक्त अपने विटामिन सी को खो देते हैं। खट्टा तो लगता है आपको, खट्टापन तो लगता है, पर बेटा विटामिन सी की मात्रा या तो बिल्कुल खत्म हो जाती है ज्यादा उबालने पर, या फिर बेटा कम हो जाती है। इसीलिए बेटा हमें सलाद की आवश्यकता होती है। हम सलाद ऊपर से खाते हैं और सलाद तो कच्चा ही खाते हैं, सलाद को कौन पकाता है भला। तो ये कह रहा है कि आप पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता है? बिल्कुल बेटा, जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी को संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। हाँ, वो बात अलग है कि जो शारीरिक श्रम ज्यादा करता है उसको ज्यादा जरूरत होती है, जो कम करता है उसको कम चाहिए होता है।
पोषक तत्व नष्ट ना हो, इसीलिए बेटा भोजन को हमें उचित मात्रा में पकाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतारकर यदि सब्जियों या फलों को धोया जाता है तो संभव है कि कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं या फिर धुल जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन, खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण अलग हो जाते हैं, धुल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे जो जनरल सी बातें हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है और इसे पचाने में हमें आसानी हो जाती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उस जल को फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज की हानि हो जाती है। आपने बेटा देखा होगा आपकी मम्मियां दो तरीके से चावल बनाती हैं। एक चावल जिसको हम पतीले में बनाते हैं और उसके पानी को बाहर निकाल देते हैं। उस स्थिति में चावल से बेटा सिर्फ पेट ही भरता है, पोषक तत्व नहीं मिलता है। वो बिल्कुल भूसे के समान हो जाता है क्योंकि उसका सारा पोषक तत्व आपने पानी के तौर पर बहा दिया। वहीं पर अगर आप उसे बेटा कुकर में पकाते हैं और पानी को नहीं बहाते हैं तो वो पोषक तत्व उसके अंदर विद्यमान रहता है और आपके शरीर तक पहुंच जाता है। जो बातें मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई कि विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो गर्मी से नष्ट हो जाता है, तो इसीलिए हमने खाया था ना सलाद, तो वही कह रहा है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल या कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? पूजो ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना सर्वोत्तम भोजन है। उसने सोचा एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। यह बात तो हमने पहले भी पढ़ा था। क्या ऐसा नहीं होता है? हाँ होता है, बिल्कुल होता है। हमने पढ़ा था कि 10 ग्राम वसा में अगर हम देखें तो ऊर्जा ज्यादा होती है और 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा कम होती है। पर बेटा इसका मतलब ये तो नहीं कि खाली वसा ही खाएं। ऐसा करने से क्या होगा बेटा, हमारे शरीर के अंदर वसा इकट्ठा होता जाएगा, हम फिर मोटापा का शिकार हो जाएंगे। हमने पढ़ा था पीछे, है ना, कि कभी भी शरीर के अंदर सभी चीजें उचित मात्रा में होनी चाहिए। विटामिन उचित मात्रा में हो, वसा उचित मात्रा में हो, खनिज लवण उचित मात्रा में हो। तो अगर आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा वसा आ जाएगा तो क्या हो जाएंगे? आप भी लालाजी बन जाएंगे, ऐसे लालाजी। तो अगर आप चाहते हैं कि लालाजी ना बने तो भैया तली भुनी चीजें कम खाएं। अतः उसने तली हुई चीजें, समोसा, पूड़ी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? ना, निसंदेह नहीं था। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए नुकसानदेह होता है। मोटे 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 हो जाएंगे हम, बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है, इसलिए हमें वसा कम खाना चाहिए। अब हम बात करेंगे अभावजन्य रोग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? अभावजन्य रोग। ऐसे रोग जो अभाव से हो जाता है। अगर मैं इसको तोड़ू ना, देखो नाम को समझते हैं, देखो अभाव और जन्य। अभाव यानी कि कमी और जन्य मतलब जन्म देना, यानी कमी से रोगों को जन्म देना। यानी कि उन रोगों के बारे में हम बात करेंगे बेटा जिन रोगों का कारण शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है। अब आपने देखा ऊपर भी हमें एक बीमारी हुई जिसे हमने कहा मोटापा, लेकिन उसे अभावजन्य रोग नहीं कह सकते हैं। मोटापा एक अभावजन्य रोग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा मोटापा वसा की मात्रा ज्यादा होने से होता है, अभाव से थोड़ी होता है, तो इसीलिए उसे अभावजन्य रोग नहीं कहेंगे। तो अब हम कुछ अभावजन्य रोगों के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या होगा अगर हम विटामिन सी ना खाएं या हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाए। क्या होगा अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए। क्या होगा अगर हम कार्बोहाइड्रेट ना खाएं। क्या होगा अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा में कमी आ जाए। तो चलिए जानते हैं अभावजन्य रोगों के बारे में।
एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, ठूस ठूस कर खा रहा है, पेट भर रहा है उसका, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यानी पेट तो भर रहा है उसका, लेकिन पोषक पदार्थ सभी उसके शरीर तक नहीं पहुंच रहे। यदि यह कमी लंबे अवधि तक रहती है, बनी रहती है, तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, वंचित हो जाएगा। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोगों या विकृतियों को उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। अगर कोई आपसे परिभाषा पूछे बेटा कि अभावजन्य रोग क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे वे रोग जो लंबी अवधि तक भोजन के अंदर विद्यमान पोषकों की कमी से हो जाते हैं, उन्हें हम अभावजन्य रोग कहते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो उसके शरीर में कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, वृद्धि रुक जाएगी बेटा, चेहरे पर सूजन आ जाना, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारी और पेचिस आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहते हैं, तो उसकी शरीर के अंदर जो वृद्धि है बेटा, वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो जाएगी, वृद्धि विकास रुक जाएगी। बहुत सारे बच्चों को, लोगों को आपने देखा होगा, बिल्कुल नाटे नाटे छोटे छोटे से होते हैं, पतले पतले से होते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि उनके शरीर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी है। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि वह चल भी नहीं पाएगा। विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग और विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ हमें सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं, जिनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार को लेने से की जा सकती है। अगर बेटा आप संतुलित आहार खाएं, जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, तो आपको कभी भी इस प्रकार की बीमारी या इन सभी प्रकार की बीमारियां हो ही ना, जिनके बारे में अभी हम आगे सारणी में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों में भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यानी बेटा हम अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। कोई मक्के की रोटी खाता है तो कोई खाता है गेहूं की रोटी, पर इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि मक्के की रोटी के अंदर उसे कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिला, समान ही मिला। तो कहने का मतलब कि प्राकृतिक तौर पर हम सभी तक पोषक तत्व समान रूप से पहुंच जाते हैं, बस उसे हमें शरीर में डालने की आवश्यकता है, यानी कि संतुलित भोजन खाने की आवश्यकता है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक तत्वों या पोषक तत्वों की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। अब हम बात करेंगे बेटा हमारे इस तालिका के बारे में। बहुत ही जरूरी तालिका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारणी 2.3 विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग या विकार, उनके लक्षण, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। विटामिन ए की कमी से बेटा क्षीणता, दृष्टिहीनता होती है, यानी कि आपको रतौंधी हो सकती है, रात में बेटा आपको दिखने की दिक्कत हो सकती है, कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, रंगों को पहचानने में दिक्कत हो सकती है बेटा। कभी कभी आपको किसी विशेष मौके पर दिखना बंद हो सकता है, या फिर पूरी तरीके से भी दृष्टि बाधित हो सकती है। विटामिन ए की कमी से क्या करना चाहिए? विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए गाजर खाओ, सेब खाओ, पालक खाओ, है ना। उसके बाद है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेटा हो जाता है बेरी। इसमें आपकी जो पेशियां होंगी बेटा, मसल्स होते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं, काम करने में ताकत नहीं लग पाती है। बेशक बेटा आपके शरीर में उचित मात्रा में खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी आप सही से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके शरीर में कमी है। किस चीज की? विटामिन B1 की। उसके बाद है विटामिन सी, स्कर्बी बेटा, इससे जो बीमारी होती है उसे स्कर्बी कहते हैं। इसमें मसूड़ों से खून निकलता है, और इसी चलते आपने ऐड भी देखी होगी, सुनी होगी बेटा, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है?
तो उस ऐड में भी बताया जाता है मसूड़ों में जो है वो खून निकलना, मसूड़ों का कमज़ोर होना, दांत हिलना, दांतों में झंझनाहट होना, ये सब बेटा विटामिन सी की कमी से होता है। तो ये कह रहा है मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी, इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है, इसमें अस्थियां मुलायम हो जाती हैं बेटा, उससे अस्थियां मुड़ जाती हैं और टूट भी जाती हैं। जैसे आप नोटिस करें तो कभी कभी आपकी हड्डियों में दर्द अगर हो तो बेटा आपको विटामिन डी की ज़रूरत होगी, तो उस टाइम आपको लेनी चाहिए। उसके बाद बेटा कैल्शियम खनिज लवण है, अस्थियां और दंत क्षय हो जाता है, यानी दांत का गिरना बेटा और हड्डियों का कमज़ोर पड़ना, ये कैल्शियम की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से बेटा आपको हो सकता है घेंघा यानी गोइटर, जिसमें गले में बेटा सूजन आ जाती है और मानसिक विकलांग हो सकते हैं, यानी कि हमें सोचने समझने की जो ताकत भगवान ने दी है वो छीन सकती है। लोह यानी कि आयरन, इसकी वजह से बेटा अरक्ता हो सकती है, यानी कि खून की कमी, और इससे कमजोरी आ सकती है बेटा, चक्कर आ सकते हैं, आंखों में कमजोरी आने से दिखना भी बंद हो सकता है। वैसे भी आपको पता होगा कि खून ही हमारे शरीर में विभिन्न पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है, तो खून की कमी तो बेटा सभी बीमारियों को जन्म दे सकता है। तो इसीलिए आप चाहते हैं कि सभी बीमारियों से आप बचकर रहें, तो आपको बहुत संतुलित खाद्य पदार्थ, यानी जिसे आप कहते हैं संतुलित आहार, उसे खाने की आवश्यकता है। संतुलित आहार बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी क्यों है आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो ये सारी बातें आज हमने सीखी, समझी, और हमने इन सभी चीज़ों के बारे में जाना। अब हम प्रमुख शब्दों के बारे में बात कर लें। संतुलित आहार क्या होता है? मैंने आपको बताया था, ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व बेटा उचित मात्रा में उपलब्ध हो, जिससे कि आपके शरीर में वृद्धि और विकास हो सके। उसके बाद है बेरी-बेरी। बेरी-बेरी एक बीमारी है, एक रोग है जो विटामिन B1 की कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट एक पोषक तत्व है जो हमें आलू, हमें गेहूं और चावल आदि से प्राप्त होता है। ऊर्जा बेटा हमें कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलती है। हालांकि वसा में ऊर्जा ज़्यादा होती है, पर हम ज़रूरत से ज़्यादा वसा का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो मोटापा हो सकता है बेटा। और आपने देखा होगा हृदय रोग हो सकता है, जिसे आप कहते हैं बेटा बीपी, ब्लड जो कह सकते हो ना, बीपी होता है ब्लड प्रेशर, उसमें गड़बड़ी आ जाती है। वसा एक प्रकार का पोषक पदार्थ है जिसकी मात्रा हमारे शरीर में उचित हो तो अच्छा है, अन्यथा मोटापा का शिकार हो सकते हैं हम। और वसा बेटा हमें तेल युक्त पदार्थों से मिलता है। खनिज, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है, जैसे कि फास्फोरस, आयोडीन, कैल्शियम, इन सभी की, और बेटा आयरन की भी। उसके बाद है पोषक उन सभी पदार्थों को कहते हैं जिनसे हमारा पोषण होता है। प्रोटीन हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। यह हमें बेटा मूंगफली, बादाम और मांस, मछली, अंडे इत्यादि से प्राप्त होता है। वृक्षांश हमारे शरीर के लिए बेटा पोषक पदार्थ तो नहीं देता, पर हाँ शरीर से जो अपचा हुआ भोजन है, जिन भोजन को हम पचा नहीं पाए, उनको निकालने में मदद करता है। उसके बाद है बेटा स्कर्बी क्या होता है? एक प्रकार की बीमारी है जो विटामिन सी की कमी से होता है। इसमें मसूड़ों में खून आने लग जाता है और घाव भरने में दिक्कत होती है। मंड, कार्बोहाइड्रेट के संयुक्त रूप को मंड कहते हैं। उसके बाद विटामिन, ये एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी मात्रा हमारे शरीर को बहुत कम चाहिए होती है। अब है हमारे पास FSSAI। क्या है ये? FSSAI मानक के अनुसार दृढ़ीकरण कह सकते हो, दृढ़ीकृत भी कह सकते हो, जो भी आप बोलना चाहते बेटा कह सकते हैं आप। दृढ़ीकृत कह सकते हो या दृढ़ीकरण कह सकते हो। खाद्य पदार्थ का लोगो है, यानी कि ये एक लोगो है। उसके बाद बेटा खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण से अभिप्राय है कि मुख्य भोजन जैसे चावल, गेहूं, तेल, दूध, नमक में प्रमुख विटामिन और खनिजों को मिलाकर उसके पोषक तत्वों को उत्तम बनाना है। ये काम FSSAI का है, यानी कि विभिन्न पोषक तत्वों को वो मिलाकर हमारे भोजन में हम तक पहुंचाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जरा सारांश की, और ये हमारा आखिरी टॉपिक रहने वाला है आज का। सारांश यानी अब तक हमने क्या पढ़ा। सबसे पहला पॉइंट बेटा क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण।
इसके अतिरिक्त हमें भोजन में बेटा आहारी रेशे जिसे आप रुक्षांश कहते हैं तथा जल भी हमें चाहिए। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए होता है, अनुरक्षण के लिए होता है। विटामिन हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में उपयोगी होते हैं, लेकिन यह हमें रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं बेटा कि आपका शरीर हमेशा सुदृढ़ रहे, किसी भी बीमारी से आप बचकर रहें, तो बेटा आप संतुलित आहार खाएं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक कोई भी पोषक तत्व अगर कम रह जाता है तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम कहते हैं बेटा बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। क्या बताओ? अरे बताओ, अभी तो हमने पढ़ा था। क्या कहते हैं उसे? जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, अगर कमेंट सेक्शन ओपन है तो तो मुझे बताएंगे आप लोग क्या कहते हैं उसको। उसको क्या कहा जाता है? हम कहते हैं बेटा उसे जल्दी बताओ। तो उसे कहते हैं बेटा अभावजन्य रोग। तो हमने ऊपर भी पढ़ा था उसके बारे में। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। लगभग 1.25 घंटे की क्लास थी हमारी ये, और जिसके अंदर मैंने सभी टॉपिक्स को डिटेल में समझाने की कोशिश की है। और अगर आप लोगों को बेटा वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों को भी बोले ज्वाइन करने के लिए। मैं सभी चीज़ें यानी कि स्पेशली साइंस और मैथ की सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स अपलोड करूंगा अलॉन्ग विद द क्वेश्चन आंसर्स। तो चैनल के साथ बने रहोगे तो आप आसानी से समझ पाओगे, सीख पाओगे चीज़ों को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।